नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता की। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो शुरू तो हुई थी खेतीबाड़ी और गांवों से, लेकिन जिसने दुनिया के कुछ सबसे गहरे और क्रांतिकारी दार्शनिक विचारों को जन्म दिया। ये महज कुछ पुरानी तारीखें नहीं है, बल्कि ये वो सोच है जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक दिशा दी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस शानदार वैचारिक सफर पर चलते हैं। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले वैदिक कालखंड, फिर उनका प्रशासन और समाज, उसके बाद उनका रोजमर्रा का जीवन और देवी देवता, और आखिर में हम उस दौर के रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स और गैर रूढ़िवादी यानी हेटेरोडॉक्स दर्शन पर गहरी चर्चा करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वैदिक कालखंड। आखिर ये सब हुआ कब था? देखिए, जब हम वैदिक काल कहते हैं तो हम किसी एक दो सदी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा समय अंतराल है। इसे हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब शुरुआती वैदिक साहित्य रचा गया। फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा बदलाव आता है, जिसे हम उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, और ये करीब 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इन दोनों कालों के बीच समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। हमारे स्रोत ग्रंथों के मुताबिक आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों में आकर बसे थे, और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी। हाँ, वही संस्कृत जो आगे चलकर ज्ञान और दर्शन का सबसे मजबूत माध्यम बनने वाली थी। अब दूसरा हिस्सा, प्रशासन और समाज। जाहिर है, दिमाग में सवाल आता है कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर खुद को मैनेज कैसे करती थी? किसी भी समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही। तो वैदिक आर्यों का प्रशासन 5 स्तरों में बटा था। सबसे नीचे यानी बेस पर था कुल या परिवार। कई परिवारों को मिलाकर बनता था एक ग्राम यानी गांव। कई ग्रामों से मिलकर बनता था विश, और विशों से मिलकर बनता था जन यानी कबीला। और सबसे टॉप पर होता था राष्ट्र या देश। मतलब एक छोटे से घर से लेकर पूरे देश तक की व्यवस्था को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जोड़ा गया था। अगर हम ऋग्वैदिक काल के समाज की बात करें तो महिलाओं की स्थिति सच में काफी प्रोग्रेसिव थी। महिलाएं सभा और समिति जैसी अहम राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेती थी। उस वक्त बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी चीजें बिल्कुल नहीं थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी, और सबसे कमाल की बात, उस दौर में गार्गी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं हुईं। गार्गी ने तो प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य को भी खुले डिबेट में चुनौती दे दी थी। है ना कमाल की बात? इसी से जुड़ा एक बहुत ही खास शब्द आता है, अमाजु। वैदिक काल में जो महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहकर सिर्फ ज्ञान और पढ़ाई पर फोकस करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। और इसे कोई सामाजिक कलंक नहीं माना जाता था, बल्कि शिक्षा के प्रति उनके इस कमिटमेंट की बहुत इज्जत की जाती थी। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक सा तो रहता नहीं। समाज की संरचना में आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो इंसान के काम या प्रोफेशन पर आधारित थी। मतलब समाज काफी फ्लेक्सिबल था। पर जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, ये व्यवस्था कठोर हो गई और काम की जगह इंसान के जन्म के आधार पर तय होने लगी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने आगे चलकर भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो समाज के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। आइए अब उनके रोजमर्रा के जीवन और देवी देवताओं वाले तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर टिकी थी। व्यापार के लिए बार्टर सिस्टम चलता था। पर सबसे मजेदार बात यह है कि उस टाइम मवेशी, खासकर गाय, अल्टीमेट करेंसी हुआ करती थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी जिसे मारा न जा सके। गाय की हत्या पर सीधे मौत की सजा थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। इसके अलावा घोड़ा उनका सबसे फेवरेट जानवर था, जो जंग और सफर दोनों में काम आता था। और जैसे जैसे समाज बदला, वैसे वैसे देवताओं की प्राथमिकता भी बदल गई। ऋग्वैदिक काल में सबसे फेवरेट देवता थे इंद्र, जो युद्ध और बारिश के देवता थे, और अग्नि को इंसानों और देवताओं के बीच का मैसेंजर माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इंद्र की जगह प्रजापति ने ले ली, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता माना गया। ये शिफ्ट दिखाता है कि कैसे समाज अब लगातार युद्ध करने के बजाय स्थायित्व और निर्माण की तरफ बढ़ रहा था। अब देखिए प्रशासन,
इकोनॉमी और धर्म के इन बेसिक रूल्स ने एक बहुत ही उपजाऊ जमीन तैयार कर दी थी। जब समाज थोड़ा स्टेबल हुआ तो लोगों के पास जीवन, मौत और इस यूनिवर्स की असलियत के बारे में गहराई से सोचने का वक्त आया। इन्हीं सामाजिक और धार्मिक नियम कानूनों के बैकग्राउंड से भारत की उस महान दार्शनिक परंपरा का जन्म हुआ जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। तो अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रूढ़िवादी दर्शन, जिसे हम आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले इस बड़े वैचारिक बंटवारे को समझना जरूरी है। ये बंटवारा था आस्तिक और नास्तिक विचारधाराओं के बीच। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आस्तिक का मतलब सिर्फ ईश्वर को मानने से नहीं है, बल्कि उन रूढ़िवादी स्कूलों से है जो वेदों को परम सत्य मानते थे। और दूसरी तरफ थे नास्तिक या हेटेरोडॉक्स स्कूल, जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी को सिरे से नकार दिया और ईश्वर के अस्तित्व पर भी सीधे सीधे सवाल उठाए। इन दर्शनों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आस्तिक विचारधारा वाले खुद भी किसी एक बात पर सहमत नहीं थे। इसे 6 मुख्य स्कूलों में बांटा गया, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। इसमें महर्षि कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग, गौतम का न्याय, कणाद का वैशेषिक, जैमिनी का मीमांसा और बादरायण का वेदांत दर्शन शामिल हैं। इन सब ने वेदों को तो माना, लेकिन मोक्ष और जीवन के रहस्यों को सुलझाने के अपने अलग-अलग और अनूठे रास्ते निकाले। इनकी गहराई और जटिलता सच में माइंड ब्लोइंग है। जैसे न्याय दर्शन पूरी तरह से लॉजिक और इन्वेस्टिगेशन पर टिका है। योग का मानना है कि मोक्ष के लिए कठोर मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन जरूरी है। वहीं वेदांत का कंक्लूजन बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि सिर्फ ब्रह्म ही असली सच है और बाकी ये पूरी दुनिया, ये पूरा जीवन महज एक माया या इल्यूजन है। इनमें से एक दर्शन जिस पर हमें थोड़ा रुक कर ध्यान देना चाहिए, वो है महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी अप्रोच कितनी साइंटिफिक थी। इन्होंने बहुत ही प्राचीन एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ बेसिक फिजिकल एलिमेंट्स के जुड़ने से बना है, जिन्हें हम परमाणु कह सकते हैं। सोचिए जरा, जिसे आज हम मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, उसकी नींव इन दार्शनिकों ने हजारों साल पहले ही रख दी थी। लेकिन जहां एक स्थापित सिस्टम होता है, वहां बगावत भी होती है। चलिए 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, गैर रूढ़िवादी या हेटेरोडॉक्स दर्शन। हमारे सोर्सेस साफ दिखाते हैं कि वेदों को चुनौती देने वाली मुख्य रूप से 5 नास्तिक उपधाराएं पनपी। इनमें बौद्ध और जैन धर्म तो थे ही, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इनके अलावा लोकायत, अज्ञान और आजीवक जैसे संप्रदाय भी थे। इनके विचार अपने वक्त से इतने अलग और बोल्ड थे कि आज भी सुनकर हैरानी होती है। इन हेटेरोडॉक्स स्कूलों में सबसे एक्सट्रीम था चार्वाक या लोकायत दर्शन। इनका सीधा सा फंडा था कि मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया या पुनर्जन्म नहीं होता, बस कहानी यहीं खत्म। तो इनका अल्टीमेट गोल क्या था? सुख और मजे करना। इनका बिल्कुल क्लियर मोटो था, खाओ पियो और मस्त रहो, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का भौतिकवाद। ये विद्रोही स्कूल अपनी सोच में बहुत दूर तक गए। चार्वाक स्कूल मानता था कि ब्रह्मांड सिर्फ 4 चीजों से बना है: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। उन्होंने आकाश को लिस्ट से ही बाहर कर दिया, क्योंकि उसे इंसान महसूस नहीं कर सकता। अज्ञान संप्रदाय कट्टर शक या संशयवाद में यकीन रखता था। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान पाना इम्पॉसिबल है। और आजीवक संप्रदाय तो कर्म के कॉन्सेप्ट के ही सख्त खिलाफ था। वो आत्मा के फिजिकल फॉर्म तक में बिलीव करते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने एक ऐसी प्राचीन सभ्यता को देखा जिसने सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी ही सेट नहीं किया, बल्कि इंसानी सोच की हर मुमकिन दिशा में उड़ान भरी। चाहे वो एकदम कट्टर भौतिकवाद हो, सब कुछ इल्यूजन मानने वाला वेदांत हो, या एटॉमिक थ्योरी हो। जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले इंसानी दिमाग अपने दम पर परमाणु संरचना और इस दुनिया के माया होने जैसी चीजें सोच सकता था, तो इस ब्रह्मांड के ऐसे और कितने गहरे सच हैं जो आज भी हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।